गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ईरान अमेरिका तनाव के बीच होर्मुज से लेकर परमाणु हथियार तक ऐसे कई बयान सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बनाने के आइडिया पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह आइडिया पसंद आया और स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि होर्मुज से गुजरने वाले एक ट्रांजिट रूट को लेकर ओमान के साथ समझौता हुआ है। नए नेविगेशन लेन की मैपिंग पर बातचीत जारी है, लेकिन स्ट्रेट दोबारा खुलेगा नहीं। अमेरिका की ओर से कुछ शर्तें पूरी किए जाने पर डिपेंड करेगा। और इसी बीच सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला दावा सामने आया है ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर अमेरिकी रणनीतिक बैठकों में चर्चा का दावा। अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने यह दावा किया है, लेकिन यहां सबसे अहम बात यह है कि इस दावे के समर्थन में अभी कोई सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया है और अमेरिकी सरकार की ओर से भी इसकी पुष्टि नहीं है। तो सवाल अब कई हैं, क्या होर्मुज पर ट्रंप का बयान ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है? क्या होर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ने वाला है? क्या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर सचमुच अमेरिकी रणनीति में चर्चा हो रही है, या फिर बिना सबूत के दावे और आक्रामक बयानों से पहले से तनावपूर्ण माहौल और ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश की जा रही है? तो क्या ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। मार्जोरी टेलर ग्रीन के दावे से हड़कंप मच गया है। अमेरिकी रणनीति बैठकों में परमाणु हथियारों पर चर्चा, ग्रीन का दावा, ईरान पर न्यूक्लियर विकल्प पर बात। अब देखिए 60 दिन की मियाद पूरी हो चुकी है और ऐसे में अगली रणनीति क्या होगी अमेरिका की, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। इन सब के बीच ग्रीन का यह दावा कि परमाणु हमला अमेरिका कर सकता है ईरान पर, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ जी, पहले आपके पास आ जाते हैं। ये जो दावा मार्जोरी टेलर ग्रीन की तरफ से किया गया, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या परमाणु हथियारों पर भी वैकल्पिक तौर पर चर्चा हुई होगी? क्या वाकई में अमेरिका इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकता है, तलाश सकता है, इस पर विचार कर सकता है? जी हाँ, इस युद्ध के शुरुआती दौर से ही दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट यह सोच रहे हैं कि क्या अमेरिका इस युद्ध में ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। देखिए, कहने को तो ना सिर्फ अमेरिका वरन इंटेलिजेंस सूत्र ये भी बताते हैं कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार है। तो बहरहाल चाहे अमेरिका चाहे इजराइल परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं ईरान के खिलाफ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस युद्ध में अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, और अमेरिका की ऑयल कंपनीज जितनी बड़ी बड़ी हैं उसके सीईओज हैं, वो सिर्फ एकमात्र उनकी चाहत ये है कि जिस दिन ये युद्ध बंद होगा उस दिन वह सब अपना अपना हवाई जहाज लेकर लैंड करेंगे ईरान में, और भविष्य में ईरान में जितनी कच्चा तेल और गैस का दोहन है, ड्रिलिंग रिग्स हैं, रिफाइनरीज हैं, स्टोरेज भंडारण क्षमता है, मार्केटिंग है, सबको ईरान के जो रिसोर्सेज हैं इसके मैनेजर्स कौन होंगे? अमेरिकन्स। इंजीनियर्स कौन होंगे? अमेरिकन्स। फाइनेंशियल एडवाइजर्स कौन होंगे? अमेरिकन्स। और ईरान का जो रिकंस्ट्रक्शन होगा अब युद्ध के बाद कौन करेगा? अमेरिकन कंपनीज करेंगी। 300 बिलियन डॉलर तो एमओयू में अंडरस्टैंडिंग दी गई है। तो अगर अमेरिका ईरान के ऊपर एटमी हथियार का इस्तेमाल करता है तो फिर ईरान की जमीन, ईरान का पानी, ईरान का आसमान, वहां के पेड़ पौधे, जंतु सब एटॉमिक विकिरण से और एटॉमिक डस्ट से त्रस्त हो जाएंगे। और तो देवनाथ जी, अगर सिर्फ वहाँ ईरान के ही क्यों, जो कंटामिनेशन से हो सटे जाता हुए है, बाकी इलाके हैं, बाकी देश हैं, क्या वो इसकी जद में नहीं आएंगे? एकदम मोनिका जी, आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि जब एक एटम बम का इस्तेमाल किया जाता है तो
जो प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो एटॉमिक धुआं है, एटॉमिक डस्ट है, जो कि एक बादल जैसा होता है, वो हवा के साथ उड़ते हुए अमेरिका के जितने मित्र देश हैं आसपास, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कुवैत तक पहुंच जाएंगे। आजकल वेस्टर्लीज चल रही हैं, तो वेस्टर्लीज के साथ तो वो तो ईरान से उड़कर पाकिस्तान में भी पहुंच जाएंगे। तो जो मित्र देश हैं वो भी हैरान, परेशान और इसका पुरजोर विरोध करेगी। तो अमेरिका के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, वो कैसे पहुंचेंगे ईरान में ये काम करने के लिए? नहीं जा पाएंगे। हाँ। और अगर एक हम और जापान, चिंता यहाँ पर डॉक्टर सिंह ये भी हो जाती है कि अभी तो अमेरिका जो अटैक कर रहा है और उसका जो रिटालिएशन ईरान द्वारा जो हो रहा है, उसी पर हाय तौबा मची हुई है, उसी पर अरबिक कंट्रीज परेशान है। क्योंकि जाहिर है ये ईरान ने कह दिया कि ऐसा तो नहीं है कि अब अगर मैं रिटालिएट करूंगा तो सिर्फ जो अमेरिकी बेस हैं उन पर ही जो है नुकसान होगा। नुकसान, रिपरकशंस वो आसपास के इलाकों में भी झेलने पड़ेंगे। ऐसे में जब इस तरह के अटैक्स में हाय तौबा मच रही है, तो ये जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात हो रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए मोनिका जी, अगर पहले का रिकॉर्ड देखा जाए तो अमेरिका ही एकमात्र देश है जो इसी अगस्त के महीने में 1945 में जापान के अगेंस्ट परमाणु बम गिराया था। और अभी जो उसके राष्ट्रपति हैं थोड़े से सनकी हैं, थोड़े से मूडियल हैं, इंस्टिंक्ट पे ज्यादा काम करते हैं। तो इस तरह की वो बयानबाजी करते रहते हैं कि मोनो ईरान को नहीं छोड़ेंगे, सभ्यता समाप्त कर देंगे। और अमेरिका में कुछ कानून चेंज होके टैक्टिकल छोटे परमाणु बम बनाने की भी बातें चल रही हैं। और कहा जाता है कि चीन और रूस के पास भी शायद ऐसे छोटे परमाणु बम है जिसका लिमिटेड स्कोप होगा, लिमिटेड उसका प्रभाव भी होगा। तो इस तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन जैसा अभी देवनाथ सर ने भी बिल्कुल सही कहा कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो उसके जितने भी खाड़ी के देश हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा, वो अमेरिका के सहयोगी हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के बेसेस का 15-20 बेसेस इस पूरे गल्फ के खाड़ी देशों में, कह लीजिए मिडिल ईस्ट में है, तो वो भी इससे अछूता नहीं रहेगा। फिर तो अमेरिका को यहाँ से निकलना होगा, और वो भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उससे अमेरिका की जो अल्टीमेट राष्ट्रपति ट्रंप की चाहत है उसके गैस और तेल के ठिकानों पे कब्जा करना, वो तो परमाणु बम के बाद भूलना पड़ेगा उनको। मुझे लगता है ये व्यवहारिक भी नहीं है और इस लेवल तक शायद वो ना जाएं। उसके पहले उनके पास और भी कई विकल्प हैं। अभी तो ग्राउंड फोर्सेज उन्होंने भेजा ही नहीं है भाई। हॉर्मुज को वो कब्जा करने के लिए ग्राउंड फोर्सेज भेज सकते हैं, अपने नेवल पावर को इन कर सकते हैं हॉर्मुज के अंदर, और फायर पावर, नेवल पावर दोनों को यूज करके वो हॉर्मुज पे कोशिश करते हैं कब्जा करने की। तो इस तरह के कई विकल्प उनके पास हैं, लेकिन कोई भी विकल्प पूरी तरह से सक्षम, कारगर नहीं है ईरान को झुकाने में। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजों पे राष्ट्रपति ट्रंप जाएंगे। पिछले लगभग 6 महीने देखिए होने चले, अभी तक तो ऐसी नौबत उन्होंने आई नहीं है, और वो हो भी नहीं, मुझे लगता है प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, तभी तो राष्ट्रपति ट्रंप उस हद तक नहीं जा पाए हैं। ग्राउंड फोर्सेस कहा जाता है कि अमेरिका के पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है उसके पास, इतने उसके प्रोफेशनल सैनिक हैं, उसके पास हथियार हैं, तो ग्राउंड फोर्सेस भी उससे पहले भेज के देख सकते हैं। लेकिन बॉडी बैग्स अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये इतना आसान, परमाणु जो लास्ट विकल्प है उसको भी यूज करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, गिवन द सर्कमस्टांसेस और जो चुनौतियां। डॉक्टर सिंह, ये जो आपने बाकी विकल्पों का जिक्र किया, इस पर भी डिटेल में आपसे समझूंगी कि आखिर अमेरिका इन विकल्पों पर विचार क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इस बीच ईरान पर एक और दावा डोनाल्ड ट्रंप का जरा दर्शकों को बता दें। हॉर्मुज को यूएस टेरिटरी बनाने का आइडिया पसंद आया, ये ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप बोले स्ट्रेट पर हमारा पूरा कंट्रोल है, हॉर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। अब ये स्टेटमेंट जरा इस पर गौर फरमाइए। यूएस टेरिटरी बनाने का आइडिया पसंद आया हॉर्मुज को, एक बार सुन भी लेते हैं क्या कहा गया है। Well, I just think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade, and I like the idea of declaring it a territory. हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूएस टेरिटरी बनाने का आइडिया बहुत पसंद आया, और स्टेटमेंट से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका में ही है या फिर बिल्कुल बगल में है,
और उस पर किसी भी तरह का तनाव नहीं है। बहरहाल इस स्टेटमेंट को कैसे देखें? क्या इतनी ज्यादा बौखलाहट आ गई है डोनाल्ड ट्रंप में कि कुछ भी चूंकि उनसे संभल नहीं पा रहा तो अब इस तरह की अजीब अजीब बातें वो फिर से करने लगे हैं? कंट्रोल की अगर बात करें तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि वहाँ पे जो आवाजाही था वो एटलीस्ट बंद हो गया है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि वो सक्सेस हुआ है। अदरवाइज उनका प्रायोरिटी ये था कि जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखे और नॉर्मल जो है ट्रांसपोर्टेशन हो, ताकि जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में जो ऑयल का एक संकट बना हुआ है वो जो एक संभव जो है कंट्रोल हो सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मामले में वो जो है फेल रहे हैं, और जिस तरह से 60 डेज़ का ये टर्म खत्म हुआ, इसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उनका अगर शायद वो पॉजिटिव वे में अगर कुछ काम करते, आगे बढ़ते, स्टॉक को आगे बढ़ाते, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है ये एक समझौता हो सकता था। लेकिन जिस तरह से उनका एक वन साइडेड अप्रोच रहा और धमका करके जो है वो कोशिश किया कि हम ईरान को इस तरह से धमकाएंगे और फोर्सफुली जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो किसी न किसी रूप में ईरान का एक वर्चस्व है उसको ख़त्म करेंगे। तो इस मामले में जो है अमेरिका ऑलरेडी लगभग फेल ही हो चुका है, और अभी वो उनके पास कुछ बताने के लिए इस मामले में नहीं है कि, और एक फ्रेमवर्क भी वो नहीं बता पाएंगे कि आने वाले समय में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंडीशन क्या हुआ, कि जिस तरह से ईरान ने उस एरिया को अपने कब्जे में ले चुका है, और ओमान के साथ भी दोनों देशों के बीच में वार्ता हुई है, और समहाउ जो है ईरान के साथ ओमान भी एग्रीड हो गया है कि किस तरह से जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब तक अमेरिका का जो हठधर्मी है उस एरिया में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, और अगर उस पर छोड़ भी देता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका, तो फिर ईरान के लिए एक वर्चस्व उस एरिया में हो जाएगा, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इसी तरह का भय का वातावरण भी बना रहेगा। तो ये जो ये स्थिति है मिडिल ईस्ट का, बहुत ही टर्मोइल स्थिति है। इसमें अमेरिका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इजराइल भी रिस्पॉन्सिबल है इस कंडीशन को बनाए रखने में मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। वहीं जो है गाज़ा की अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो है नेतन्याहू जो है बात मानने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी वो कोशिश किए थे, नेतन्याहू से बात किया उन्होंने, और मनोज जी, उनका एक यही तो मानना है हॉर्मुज का कि मैटर सॉर्ट नहीं हो रहा, उसके बाद यूएस टेरिटरी उसे घोषित करना या फिर कहना ये आइडिया पसंद आई, ये गले से उतर नहीं रहा है। बहरहाल हॉर्मुज को लेकर ईरान ओमान में समझौता, नई नेविगेशन लेन बनाने पर बनी सहमति। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान। अरागची बोले पुराने रूट अब चालू नहीं, यह अरागची द्वारा कहा गया, ईरानी विदेश मंत्री। हॉर्मुज को लेकर ईरान ओमान में समझौता, नई नेविगेशन लेन बनाने पर सहमति बनी है। देवनाथ जी, पुराना जो रूट है वो अब चालू नहीं है, अरागची द्वारा कहा जा रहा है, और नई नेविगेशन लेन बनाने पर सहमति बनी, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। क्या ईरान अपने पुराने जो पारंपरिक रूट वहां पर पहले था जहां से जहाज गुजरा करते थे, उस रूट की जगह एक नए रूट बनाने पर भी ईरान द्वारा विचार किया जा रहा है? क्योंकि इस समझौते का जिक्र हो रहा है, ये तो यही बता रहा है। जी हाँ मोनिका जी, हो ये रहा है कि ईरान और ओमान मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भविष्य में कैसे चलाएंगे उस पर जो बातचीत है फाइनल स्टेजेस पर है। अमेरिका थोड़ा हैरान परेशान है। अब तो अमेरिका ओमान को भी धमका रहा है कि ओमान जो है वो ईरान के साथ कुछ ज्यादा ही कोऑपरेट कर रहा है। देखिए, ईरान चाहता है कि अगर दुनिया से कोई जहाज आता है, पानी का जहाज, कच्चा तेल या गैस लेने के लिए, तो जब वो आएगा तो वो ईरान की परमिशन से ही पर्शियन गल्फ में एंटर करेगा। यानी दुनिया से कोई भी जहाज अगर आया, वो ईरानियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कंट्रोल करती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उसको बताएगी कि वो कहाँ जा रहा है। कुवैत जा रहा है, किस लिए जा रहा है? कच्चा तेल लेने के लिए जा रहा है। किस देश का है? जापान का शिप है। उसके बाद ही ईरान उसको अंदर जाने देगा। अब अंदर जाने का जो रूट है, अब ईरान ने कहा है कि वो उत्तरी भाग होगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके दो भाग कर दिए जाएंगे। एक नॉर्थ चैनल जो कि ईरान की जमीन के साथ लगा हुआ है, और जितनी जहाज दुनिया से आएंगे और कुवैत जा रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं, वो नॉर्थ चैनल यानी उत्तरी दिशा से होते हुए ईरान के तट के साथ होते हुए अंदर जाएंगे, ताकि ईरान उन पर कंट्रोल रख सके। अगर उन परमिशन नहीं है
तो फिर क्योंकि वो उत्तरी चैनल से जा रहे हैं और बिना परमिशन के लिए अगर एंटर करते हैं तो ईरान आसानी से उनको अपने छोटी जो रॉकेट्स हैं जिनकी रेंज महज 10, 20, 30 किलोमीटर है उसका फायर करके उनको कंट्रोल कर सके। इसी तरह से ओमान जो मान गया है कमोबेश कि पर्शियन गल्फ से जो शिप्स बाहर निकलेंगी वो दक्षिणी चैनल से जो कि ओमान के तट से लगा हुआ है वहां से होते हुए हिंद महासागर की तरफ अग्रसर होंगी। अब अमेरिका जो है उसको लगता है कि अगर ऐसा फाइनलाइज कर दिया गया फिर तो जितनी एंट्री है वो ईरान के काबू में हो जाएगी। यानी कि दुनिया के जो देश हैं वो ईरान के सामने पहले अपने क्या कहें पत्ते डालने पड़ेंगे। तो अमेरिका फिलहाल इस प्रोसीजर से राजी नहीं हो रहा है। जी। अमेरिका ने ओमान को भी कह दिया है कि अगर ओमान ईरान के बहकावे में आकर इस प्रोसीजर को लागू करता है तो फिर तो अमेरिका ओमान को भी दुश्मन मानकर 2-4 बॉम्ब गिरा सकता है। जी ठीक है। इन सब के बीच कुर्दिस्तान में ड्रोन अटैक से ईरान पर दबाव बढ़ गया। कुर्दिस्तान में ड्रोन अटैक से ईरान पर दबाव बढ़ा है। ईरान पर हमले का आरोप अराक्ची ने हालांकि खारिज कर दिया है। कुर्द पीएम के ऑफिस और इंटेलिजेंस चीफ के घर पर हमला हुआ है। कुर्द अधिकारियों का दावा है ड्रोन ईरानी क्षेत्र से लॉन्च हुआ है। अराक्ची बोले फॉल्स फ्लैग साजिश से सावधान रहें। तो ईरान पर हमले का आरोप है, अराक्ची ने हालांकि खारिज कर दिया है। डॉक्टर सिंह, क्या ये इंफॉर्मेशन इस बाबत कुछ? देखिए, इनका कुर्दिस्तान जो एरिया है इराक का वो ऑटोनॉमस एरिया है, स्वायत्त क्षेत्र है। और कहा जाता है कि अभी तो बार बार खबरें आ रही कि ईरान ही वहां अटैक करवा रहा है कुर्दिस्तान के इलाके में जो कुर्द हैं। और चूंकि कुर्द अमेरिका को सपोर्ट करते रहे हैं इसलिए इस तरह की बातें उठती हैं। लेकिन अरागची ने तो सीधे से सीधे कहा है कि ईरान का उसमें कोई हाथ नहीं है। अब क्या इसको इजराइल इस तरह से कर रहा है या सऊदी कर रहा है जानबूझ के ईरान के अगेंस्ट में भड़काने की चाल भी हो सकती है, क्योंकि खबरें यहां तक आई हैं कि जो ऑटोनॉमस कुर्दिस्तान ऑटोनॉमस रीजन के जो हेड हैं वो शायद मध्यस्थ की भूमिका कर रहे हैं और आईआरजीसी से ट्रंप की जो भी बातचीत क्लेम वो कर रहे हैं उसके सूत्रधार शायद कुर्द लीडर ही हैं। तो ऐसे में उनपे अटैक ईरान करेगा या अमेरिका करेगा इसकी संभावना कम लगती है। कोशिश तो अमेरिका की यहां तक थी कि कुर्द लोगों को भड़का के और ईरान के अंदर में विद्रोह फैलाया जाए, अटैक करवाया जाए, इस तरह की भी कोशिशें हुई है, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही है। मुझे लगता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स यहाँ है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप भी कुर्द लोगों को अपनी पक्ष में करना चाहते हैं खास करके। और देखिए कुर्द की जो पॉपुलेशन है, कुर्द जो ट्राइब है, ये ईरान के अंदर भी है और इराक में भी है, इसके अलावा तुर्की में भी है। तो कुर्द का रोल बहुत अहम हो जाता है और इसमें राष्ट्रपति ट्रंप की हमेशा ऐसी चाल रही है कि कुर्द लोगों को यूज करके ईरान के अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई की जाए। अभी तक बीच बचाव के मूड में वो ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की वारदातें बढ़ती हैं तो ईरान उनको भी अटैक करने से चूकेगा नहीं। हालांकि ऑफिशियली वो मना कर रहा है। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप के पास जो भड़काने का, ईरान में विद्रोह करने का जो आइडिया था वो यही था कि एक तरफ इराक के रास्ते से ईरान में इन किया जाए कुर्द लोगों को और अन्य जो ट्राइब हैं या जो सुन्नी लोग हैं उनको यूज करके ईरान के अंदर में कुछ इस तरह के भड़काऊ मनोविद्रोह करने की कोशिश की जाए, लेकिन अभी तक वो सफल होता दिख नहीं रहा है। मोनिका जी बिल्कुल। इन सब के बीच देखिए एक और अपडेट जरा दर्शकों को बता दें। यूएई जहाजों पर हमलों के बाद तनाव बढ़ गया है। हुर्मुज में यूएई टैंकर जब्त किए जाने की खबर आ रही है। ईरान ने कथित तौर पर यूएई के टैंकर को रोका है। केशम आइलैंड के पास टैंकर जब्ती का ये दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। हुर्मुज स्ट्रेट से आ रही है जहां पर यूएई जहाजों पर हमलों के बाद तनाव बढ़ गया है। हुर्मुज में यूएई टैंकर जब्त किए जाने की खबर आ रही है। ईरान ने कथित तौर पर यूएई के टैंकर को रोका है। केशम आइलैंड के पास टैंकर जब्ती का यह दावा। मनोज जी, कुल मिलाकर अभी भी जो प्रक्रिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है और यूएई के साथ तो लगातार ईरान का ये जो तनाव है ये बढ़ता ही जा रहा है। यूएई के साथ जो है शुरू से ही जो है ईरान ने का अटैक रहा है। उनके इम्पोर्टेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है खास करके जहाँ पे अमेरिकन बेस है और
चूंकि ऑलरेडी स्टैंड जो है वो ईरान का क्लियर है कि जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरेगा पहले वो अप्रूवल ईरान से लेना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज जो ईरान के खिलाफ हैं, चाहे अमेरिका भी किसी न किसी रूप से कोशिश ये कर रहा है कि ओमान के साइड से कोई भी जो है शिप को जो है पास किया जाए, ताकि एक एक मैसेज भी दे ईरान को और वर्ल्ड को भी कि नहीं, अभी भी जो है जिस तरह से हम लोग देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ही स्टेटमेंट आते रहता है कि पूरा कंट्रोल जो है अमेरिका का ये स्टेट ऑफ हॉर्मस भी। और इस तरह का शिप अगर वेसल अगर क्रॉस करता है तो उसका क्लेम जो है मतलब आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यूएई पे भी जो हमला हुआ और भी जितने जहाज उस एरिया से गुजरे विदाउट अप्रूवल विदाउट मैसेज आईआरजीसी के लोगों ने जो है उस पर हमला किया है, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। और अब सीधा डिपेंडेंट जो है वो और मनोज जी, इससे ये भी तो सवाल उठ रहे हैं, जो अमेरिका ये लगातार दावे कर रहा है कि हॉर्मुज़ तो हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आप तो सिक्योरिटी भी इंश्योर नहीं करवा पा रहे हैं बाकी जहाजों की। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का अब शायद वर्ल्ड जो है बिलीव ना करे, क्योंकि जिस तरह से उनका एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ में आ रहा है, वो इससे जो है वो शायद ही अब जो आने वाले समय में उनके कोई भी स्टेटमेंट को वह सीरियस लेगा, अनलेस की कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सामने ना आ जाए। और उनका जो अप्रोच भी रहा है कि किसी तरह से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे करके या फॉल्स स्टेटमेंट दे करके मार्केट को किसी न किसी रूप में कंट्रोल किया जाए, तो शायद मार्केट भी अब समझ गया है इतने बार डुअल इंफॉर्मेशन डुअल स्टेटमेंट देने से स्वाभाविक है कि मार्केट पे भी उतना प्रभाव राइट। नहीं पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी चैलेंज है वो अमेरिका के लिए भी कि नॉर्मली एक शब्द का भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के बहुत महत्वपूर्ण होता था, लेकिन जब से ट्रंप आया है इनके शायद ही जो है 10 में से 5-6 स्टेटमेंट भी सही हो जाए, ये भी एक बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को समझना कि कितना हालांकि मनोज जी, इसके ये सही कंट्रास्ट हो। में ईरान जो कह रहा है, ईरान की बातें अगर हम देखें अमेरिका के कंट्रास्ट में, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बातों पर अड़े गए। और एक और स्टेटमेंट जरा बता दें, ईरान लंबे युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरान युद्ध 2.5 साल तक चलने का दावा किया जा रहा है। ट्रंप के कार्यकाल तक युद्ध खींचने की रणनीति की बात हो रही है। ट्रंप के बाद अगली सरकार तक युद्ध जारी रखने का प्लान। अब आईआरजीसी सलाहकार का यह दावा है, युद्ध को लंबा खींच सकता है ईरान। ये ईरान की नई रणनीति है, लंबी जंग से अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। क्योंकि देवनाथ जी, कितना ज्यादा पॉसिबल है ये, क्या ईरान ये अफोर्ड कर सकता है? और जैसे कि मैंने जिक्र किया, अमेरिका के कंट्रास्ट में ईरान की बातें थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आती है, लेकिन इस केस में आपको क्या दिख रहा है? हाँ मोनिका जी, जब आईआरजीसी के कमांडर इस तरह के बयान देते हैं तो उसका एक दो तात्पर्य है। एक तो अपने जो देश की जनता है उसका मनोबल बढ़ाना, और दूसरा जो शत्रु हैं, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, उनके युद्ध लड़ने की जो इच्छा है उसको कम करना। अब देखिए, जब ईरान कहता है कि 2.5 साल तक युद्ध करेगा, 2.5 साल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं 2028 के सितंबर तक। तो और भी 2 साल बाकी है। तो ईरान को युद्ध लड़ने के लिए करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में छोटी मोटी कार्रवाइयां करता रहता है, जैसे कि अभी यूएई के एक टैंकर को वो हाईजैक करके ले गए हैं शेषम द्वीप समूह की तरफ, तो इतना ही युद्ध काफी है दुनिया भर को टेंशन में रखने का। ऑलरेडी जब से इस यूएई के शिप को ईरान ने अपने काबू में किया है, दुनिया भर में ऑयल की कीमतें छलांग मारकर $91 प्रति बैरल चली गई हैं। अब अमेरिका सिर्फ उम्मीद ये कर रहा है कि ईरान के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, ईरान के अंदर जो फूड शॉर्टेज है, दवाइयों की कमी है, उससे ईरान के लोग हैरान होकर परेशान होकर अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर फिर से आ जाएंगे। तो एकमात्र उम्मीद ये बची है, क्योंकि अभी फिलहाल अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के ऊपर बमबारी तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक इलेक्शन होकर डोनाल्ड ट्रंप उसमें अपने को, रिपब्लिकन पार्टी को विजयी घोषित नहीं करते,
तब तक वो दोबारा से बमबारी नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो खूब खुश होके सबको बता रहे हैं कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने एक गैर जरूरी युद्ध में अमेरिका को फंसा दिया। डोनाल्ड ट्रंप के इस गैर जरूरी युद्ध की वजह से ही अमेरिका में गैस की कीमत यानी पेट्रोल डीजल की कीमत $3 से बढ़कर अभी करीबन करीबन $5 प्रति गैलन हो गई है। जी तो अमेरिका के लोग भी परेशान हैं। जी बिल्कुल, और ईरान के लोग जाहिर है ज्यादा परेशान होंगे ईरान की आर्थिक स्थिति के हिसाब से। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता है, ईरान डील चाहता है लेकिन हमारी शर्तों वाली नहीं। अब ये जो लास्ट लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान डील चाहता है लेकिन हमारी शर्तों वाली नहीं। डॉक्टर सिंह, ऐसे में ये बात जो है बखूबी अमेरिका समझ रहा है, लेकिन एक स्टेटमेंट जरा सुन लेते फिर मैं आपका जवाब लेती हूँ। Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. And right now, them building one after what we did previously with the B-2 bombers, going to be a long time behalf. But Iran cannot have. It's very simple. They can't have a nuclear weapon. डॉक्टर सिंह, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना नहीं चाहिए, डील ईरान भी चाहता है लेकिन हमारी शर्तों वाली बात नहीं चाहता है। अब ये समझ भी रहे हैं और इन्हें डील करनी भी नहीं है। वो आप थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे एक क्लू छोड़ा था कि क्या ऑप्शंस नजर आते हैं अमेरिका के पास। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईरान अपनी शर्तों पे डील चाहता है, न कि राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तों पे। और ये एक्सेप्ट करना दिखा रहा है कि वो अपनी उनकी जो हताशा, निराशा या मजबूरी कह लीजिए, वो साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी देख लीजिए 67% लोग इस युद्ध की नीति जो राष्ट्रपति ट्रंप की है उसको डिसअप्रूव करते हैं। इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत कम हो गई है। पहली दफा इनफैक्ट 33% इनकी अप्रूवल रेटिंग हो गई है और इलेक्शन सर पे है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है और उनको कोई ना कोई सिंबॉलिक ही सही, दिखावा ही सही, उनको कोई ऐसी विक्ट्री चाहिए, उनको कुछ ऐसा दिखाने को चाहिए इलेक्शन से पहले कि हाँ अमेरिका सफल रहा है, अमेरिका ईरान को झुकाने में सफल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे कि वो अब समझ रहे हैं, इसीलिए देखिए ऑफ लेट बातें उनकी खूब हो रही हैं। तुर्की के राष्ट्रपति से उन्होंने कल फोन पे बात की है और खास करके तुर्की यहाँ पे एक अहम रोल हो जाता है क्योंकि उसके ईरान से भी अच्छे संबंध है। और अभी जो मक्का समझौता हुआ है उसमें 3 देशों का, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, ये भी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसको भी कल उसकी तारीफ की है, उसको वेलकम किया और वो तो ये कह रहे हैं कि एक पहला बड़ा कदम है। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि उसको यूज करें। क्या ये जो त्रिगुट बना है, मक्का त्रिगुट, राष्ट्रपति ट्रंप को इस युद्ध से या निकाल सकता है, बचा सकता है? मुझे नहीं दिखता है। इनफैक्ट उसके लिए तो और चैलेंज आ गया कि बाब अल मंदेब में भी स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। अटैक पे अटैक वहां हुतियों के द्वारा हो रहा है और उसका काउंटर अटैक सऊदी और सऊदी समर्थित जो यमन की सरकार है वो कर रही है। तो अभी तो हॉर्मुज ही था मोनिका जी फंसा हुआ, अब तो बाब अल मंदेब भी एक तरह से इस युद्ध में झोंका जा चुका है। तो ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप की निश्चित रूप से फजीहत और ज्यादा हो रही है। मुझे लगता है इस तरह की बात करके वो कहीं न कहीं एक बीच का रास्ता की अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। परमाणु मुद्दे को वो ताखा पे रख देंगे, पीछे छोड़ देंगे और कहीं ना कहीं ईरान की बात वो शायद मान लें कि ईरान और ओमान का हॉर्मुज पे लिमिटेड अधिकार होगा, भले ही वो टोल नहीं वसूल करें और आवाजाही शुरू करें। इस तरह की संभावना कुछ ना कुछ बनती दिख रही है। तो एक तरह से नो वार नो पीस वाली जो डेडलॉक आ गई है उसको तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश अब चल रही है। ये भी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं दिख रहा है। बिल्कुल मनोज जी, अब जिस तरीके से अभी ये भी खबरें आ रही थी कि अमेरिका में परमाणु हथियारों के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आए कि हम तो तैयार हैं 2.5 साल तक अगर युद्ध चलाना है तो चलाते रहें। तो आपको लग रहा है कि ये दोनों तरफ से अब ये जो नई एक कंपटीशन शुरू हो गया है कि हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हम अनिश्चित काल के लिए युद्ध चलाएंगे, ये रक्षा मंत्री अमेरिका के भी उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया था। इसका भी कहीं ना कहीं अब असर पड़ रहा है कि भाई अगर सामने वाला हारेगा ही नहीं या फिर युद्ध के लिए तैयार है, सो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी जिद जो है छोड़नी पड़ेगी। अमेरिका इस बात को बखूबी समझ रहा है क्योंकि सारे डिसीजन तो अमेरिका ही ले रहा है, सीज फायर कब करना है, सीज फायर कब तोड़ना है, कब बात करनी है, कब नहीं करनी है।
दोनों कंट्री जो है अब झुकने के लिए तैयार नहीं है और सही बात है ईरान के लिए एक मजबूरी भी है कि एक प्लान बनाए जो कम से कम 2.5 साल तक जो है वो अपना इस युद्ध को कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ईरान के पास कि वो एक प्रोग्राम ही बनाए और कॉन्सेंसस अपने लोगों में वो बना के रखे ताकि कुछ विद्रोह ना हो जाए। ये जो है बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा युद्ध लंबा होता है वहाँ के लोगों में थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट के प्रति और स्वाभाविक है कि इस तरह के प्लान जो है ज़रूर जो है ईरान को बनाना ही पड़ेगा और एटलीस्ट, क्योंकि जब तक कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में रहेगा तब तक ऐसा नहीं दिख रहा है कि ट्रंप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है और भले आने वाले 1-2 मंथ में कुछ ऐसा डील हो जाए, हालाँकि बैक चैनल टॉक तो ज़रूर हो रहा होगा। कुछ इस तरह से अमेरिका अपने डील कर दे ताकि अमेरिका को लगे कि 1-2% भी एडवांटेज है ताकि आने वाले इलेक्शन में वो रिपब्लिकन को फ़ायदा हो सके। लेकिन जैसे ही इलेक्शन में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो फिर से आने वाले जो 2 साल टाइम होगा वो ईरान के लिए वो ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर इसी तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच रहेगा और इसी तरह से वर्ल्ड का इकोनॉमी और वर्ल्ड भी जो है इसी तरह से उथल-पुथल अवस्था में रहेगा और आने वाले जब तक इलेक्शन ना हो जाए 2 साल के बाद तब तक जो है इसी तरह का कंडीशन रहेगा और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है, जी। अब उनको पता चल रहा है कि ईरान जो है चाहता है कि वो अपने टर्म पे समझौता करना चाहता है, जबकि शुरू से ही जो है पिछले से 60 डेज़ से तो वार्ता हो ही रही है और अमेरिका इतना लेट क्यों समझ रहा है कि वो ईरान चाहता है कि वो अपने टर्म पे डील हो, अमेरिका के टर्म पे डील ना हो। तो ट्रम्प जो है एक ये जो स्टेटमेंट मीडिएटर जो है, है। ये जो स्टेटमेंट है कि ईरान डील तो चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। देवनाथ जी, इसी में कहीं ना कहीं ईरान की जीत नजर आ रही है कि अमेरिका को एट द एंड वो ये समझाने में तो कामयाब रहा है कि डील तो होनी है लेकिन तुम्हारी शर्तों पर नहीं, हमारी शर्तों पर। मोनिका जी, आपने एकदम सही फरमाया। ईरान इस युद्ध को जीत चुका है। देखिए, 1 मार्च को 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की ईरान के ऊपर, आयतुल्लाह अली खमेनी और उनके टॉप एडवाइजर्स को मार डाला, तब जो भी उनकी कोई भी शर्त थी, आज तक वह उसको पूरा नहीं कर पाए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, इजराइल में उनकी इच्छा थी कि ईरान में एक ऐसी सरकार को वो या तो बाहर से या अंदर से खड़ा करें जो कि एक पिट्ठू सरकार होगी। नहीं कर पाए। अमेरिका की इच्छा थी कि ईरान के कच्चे तेल के पूरे व्यापार को, यानी ड्रिलिंग, माइनिंग, मार्केटिंग को अमेरिका कंट्रोल में ले आए। नहीं कर पाए हैं। अमेरिका ने इजराइल की शाह पर कहा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। अभी तक इस शर्त को थोप नहीं पाए हैं। अमेरिका ने इजराइल के शाह पर कहा कि ईरान के पास जो 400 किलो प्रोसेस यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। अभी जी। तक यह नहीं हुआ है। तो ये युद्ध, इन 4 बड़े-बड़े मुद्दों को अगर देखें तो ईरान हारा नहीं है। तो ईरान हारा नहीं है, यही उल्टा ईरान देवनाथ की जी, जीत इतने है। बड़े पैमाने पर जो कत्लेआम अमेरिका ने मचाया है, उस कत्लेआम के बावजूद भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाया है। ये बहुत जाहिर है अमेरिका के लिए चिंताजनक बात है और ईरान ये साबित भी कर रहा है कि किस तरीके से उसने एक महाशक्ति का सामना डटकर किया है। हॉर्मुज़ में शिपिंग पर ईरान का शिकंजा और कसा है। हॉर्मुज़ में यूएई टैंकर जब्त किए जाने की खबर आ रही है। केशम आइलैंड के पास ईरान ने टैंकर रोका है। ईरानी शर्तें नहीं मानने पर कार्रवाई का दावा। तैरूट, सर्विस फीस और इजाजत को लेकर विवाद। तो हॉर्मुज़ में यूएई टैंकर जब्त किए जाने की खबर आ रही है। केशम आइलैंड के पास ईरान ने टैंकर को रोक दिया है। ईरानी शर्तें नहीं मानने पर कार्रवाई का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। तैरूट, सर्विस फीस और इजाजत को लेकर यह पूरा विवाद गर्मा है। ईरान की अमेरिका को आखिरी चेतावनी। अमेरिका से गंभीर डिप्लोमेसी पर लौटने की मांग। ईरान बोला, नेवल ब्लॉकेड हटाओ वरना युद्ध बढ़ेगा। पाकिस्तान, कतर के जरिए अमेरिका तक संदेश पहुंच गया है। ईरान की चेतावनी, कूटनीति नाकाम हुई तो टकराव बढ़ेगा। तो एक बार फिर से अमेरिका को ये संदेश जो है वो ईरान की तरफ से दिया गया है, गंभीर डिप्लोमेसी की तरफ लौटे।
शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय और कीमती वक्त साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। देखना होगा आगे क्या होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान डील तो चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। और ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका के सुर जो है वो नरम पड़ेंगे, एज इफ कोई ऑप्शन अमेरिका के पास फिलहाल बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।